हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमने जैसे मैंने आपको बताया था PT 365 हमने ऑलरेडी सारी मैगजीन्स कवर कर लिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लास्ट मैगजीन स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसको भी मैं कोशिश करूँगी कि विद इन 1 वीक या फिर 8 to 10 डेज में मैं इसको कवर कर दूँ। तो आप देख सकते हो जरा इसके जो इंडेक्स है, देखो हम बायोटेक्नोलॉजी कवर करेंगे, ठीक है। इसमें सब कुछ कवर करेंगे, DNA टेक्नोलॉजी बिल, नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी, मानव जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, GM क्रॉप्स वगैरह सब करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो के जो मिशन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, नासा के भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अदर स्पेस मिशन भी, ठीक है। साथ में जो IT एंड कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। डिफेंस टेक्नोलॉजी में देखो डिफरेंट टाइप की मिसाइल, सबमरीन शिप्स भी किसने कौन सा डेवलप किया, DRDO ने कौन सा किया, LNT ने क्या किया, तो ये सब हम पढ़ेंगे। हेल्थ में क्या वायरल डिजीजेस हैं, ठीक है, उनके लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया, बैक्टीरियल डिजीजेज, अदर डिजीजेस, ये हम सब कवर करेंगे। लाइफ स्टॉक, हमारे जिनको हम पालते हैं, बुफेलो या फिर शीप्स, उनको क्या डिजीज़ होती है, या फिर हमारे जो एवियन जो एनिमल्स हैं, आई मीन बर्ड्स वगैरह को क्या डिजीज़ होती है, सब पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल्स में हम यही देखेंगे भी अभी कौन कौन सी नई दवा आई है या किसके क्या बेनिफिट हैं। फूड एंड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यस गाइस, हम ये सब कवर करेंगे धीरे धीरे। नोबेल प्राइजेज जो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद कुछ और जो मिसक्लेनियस होंगे, ठीक है। तो चलिए खैर हम फिलहाल फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं अपने DNA टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल। अभी ये रिसेंटली के जो DNA टेक्नोलॉजी यूज़ एंड रेगुलेशन बिल है उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। देखो इसका एम यही है कि हम किस तरह से जो DNA टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकें, उसके प्रोवाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने प्रोवाइड किया है फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सर्टेन पर्सन। अब देखो DNA क्या होता है, आपको पता ही होगा। DNA का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है हमारे, आपको पता है हर एक जनरेशन में क्या है, ह्यूमन से क्या DNA, मतलब कि आपके मम्मी पापा से आप में जाता है, तो यही होता है DNA। अब क्या होता है, देखो सेल होता है, ठीक है, सेल होता है, ठीक है। एक सेकेंड, होता है अपना न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, DNA होता है। DNA में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम में क्या होता है, आपका जीन होता है, ठीक है। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं इस न्यूज़ में है क्या। देखो मोस्टली जो DNA है, ये आपको पता है कि मोस्टली जो DNA होता है वो सेल के न्यूक्लियस में लोकेट होते हैं, बट कुछ जो DNA होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रिया DNA बोलते हैं। देखो ये आपको पता है, ये भी ऐसे डबल हेलिक्स शेप में होता है, इसमें 2 चेन्स होती हैं, ठीक है। देखो इसमें ना जो बेस पेयर होते हैं, ये क्या होता है, पेयर में पाए जाते हैं। देखो एक एडेनिन और थाइमीन का पाया जाता है, और एक गुआनिन और साइटोसिन। तो आपको याद रखना कि AT और GC, तो ये इस तरह से क्या होता है, पेयर में पाए जाते हैं। इट इज कंपोज ऑफ 2 चेन्स विच कोयल अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स कैरिंग द, ये जो आपकी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं उसी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं यूजिंग द ग्रोथ। आपको पता है हमारे ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग एन एंटायर ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोटीन। देखो मैंने आपको बता दिया, जो DNA होती है वो स्टोर किए जाते हैं मेनली 4 केमिकल बेस में, और वो मेनली पेयर में पाए जाते हैं। देखो आपको बता दिया एडेनिन और थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। तो वही एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन जो ह्यूमन का DNA होता है उसके अंदर देखा जाए 3 बिलियन बेसिस होते हैं, और मोर देन जो 99% बेसिस होते हैं वो सभी ह्यूमन में एक जैसे होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी DNA की यही है कि ये रेप्लिकेट होता रहता है और अपनी जो कॉपीज है वो बनाता रहता है। हर स्ट्रैंड जो DNA होता है वो डबल हेलिक्स फेस स्ट्रक्चर में ही होता है, जिस वजह से जो डुप्लीकेटिंग होती है वो हो सकती है, ठीक है। अब जो गाइडलाइंस आई हैं उस बिल के क्या प्रोविजन है, देखो यूज़ ऑफ DNA डाटा, जो भी DNA टेस्टिंग है वो सिर्फ अलाउड है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स लिस्टेड इन शेड्यूल टू द बिल, ठीक है। उसके हिसाब से ये मतलब कि जो आप भी DNA टेस्ट कर रहे हो या DNA के डाटा का यूज़ कर रहे हो वो किसके अंडर आप कर रहे हो, जो भी अगर IPC के अंडर जो ऑफेंसेस है उसमें अगर आपको DNA का यूज़ करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हो, या सिविल मैटर्स में जैसे पेटर्निटी सूट्स वगैरह में आप कर सकते हो, या फॉर मैटर्स अगर आपको किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी आपको देखनी है। तो मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई डेथ ऐसी होती है जिसमें आपको चेहरा नहीं दिख पा रहा, या फिर मतलब कि जल चुकी है बॉडी, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, DNA का यूज़ करके आप उस इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को मतलब कि एस्टेब्लिश कर सकते हो। DNA का कलेक्शन कैसे होएगा, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उसको क्या होएगा, अगर उसे कोई भी सब्सटेंस ऐसे कलेक्ट करना है तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो अगर तो किसी अरेस्टेड पर्सन को 7 साल की सज़ा, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी बंदे को जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर से ज़्यादा या इम्प्रिजनमेंट की या डेथ की है, तो आपको कंसेंट की जरूरत नहीं है। DNA डाटा बैंक क्या है, नेशनल DNA डाटा बैंक और रीजनल डाटा बैंक को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि DNA प्रोफाइल्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा। रिमूवल ऑफ DNA प्रोफाइल, ये है कि बिल ये भी प्रोवाइड करे कि अगर आपने कोई DNA प्रोफाइल को वहाँ रिमूव करना है तो उसके लिए भी क्या करना है, ऑफ अ सस्पेक्ट इफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज फाइल्ड और कोर्ट ऑर्डर गिवन, ठीक है। अगर कोई कोर्ट ऑर्डर देता है, ठीक है, ऑफ एन अंडर ट्रायल इफ अ कोर्ट ऑर्डर इज गिवन ऑन अ रिटर्न रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, DNA को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी भी गाइडलाइंस है कि अगर कोर्ट ऑर्डर दे या फिर
ठीक है, या कोई रिटर्न रिक्वेस्ट दे, हम क्या करेंगे, एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड को भी एस्टेब्लिश करेंगे जो क्या करेगा, डीएनए डाटा बैंक्स और डीएनए लैबोरेटरीज को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा। पेनल्टीज भी होंगी अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, जैसे डिस्क्लोजर किया डीएनए इन्फॉर्मेशन का या डीएनए सैंपल को यूज़ किया है विदाउट बिना परमिशन के, तो आपको पेनल्टी भी मिलेगी। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी। देखो गाइस, जीन थेरेपी क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, किसी के जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी कर रहे हैं। आईसीएमआर ने अभी पब्लिश करी है नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। मतलब अगर आप जो भी जीन थेरेपी कर रही हो तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो आईसीएमआर ने भी पब्लिश करी है। देखो जीन थेरेपी प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी, जैसे आपको पता है जीन्स हमारे मम्मी पापा से बच्चों में जाता है, तो वो क्या होता है, उनके क्या होता है, कुछ बीमारियां होती है जो साथ में चली जाती है। तो हमें इसमें मकसद ये है कि हमें उस जीन को पहले क्या करना है, रिपेयर करना है, ताकि क्या है वो जो डिजीज़ हैं वो वहाँ पे ना जाए। ठीक है, तो यही है, इट इज़ डिफाइंड एज एनी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी हैविंग द रिक्वायर्ड जीन दैट कुड इंट्रोड्यूस, मतलब कि कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो आप जीन में या जीनोम में, ताकि कोई थेरापेटिक बेनिफिट, जो हमें बेनिफिट मिल सके। इसमें क्या होता है, हम रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, जो अगर डिजीज़ कॉजिंग जीन्स हैं उन्हें हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, जो क्या करते हैं दूसरी जनरेशन में कोई नॉर्मल फंक्शन को क्या कर सकता है, मतलब कि ख़राब कर सकता है, तो उसे रीस्टोर करने के लिए हम पहले क्या कर देते हैं, उसको रिपेयर कर देते हैं उस जीन्स को। देखो इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, नॉन वायरल वेक्टर्स होते हैं, देखो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, माइक्रोबियल वेक्टर्स होते हैं जैसे सैलोमोनेला, ये सब होते हैं। मॉडिफिकेशन हम मेनली जो यूज़ करते हैं वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से करते हैं। तो गाइस आपको पता होना चाहिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, जीन की थेरेपी को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, एक्स वीवो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल, देखो एक्स वीवो होता है, जीन की थेरेपी भी दो तरह से होते हैं, एक्स वीवो होती है, एक इन वीवो होती है। इन वीवो में होता है कि हम क्या करते हैं, जो जीन्स में जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं वो इंटरनली हम कर देते हैं। एक्स वीवो में क्या होता है, पहले हम जीन्स को बॉडी से निकालते हैं, फिर बाहर पहले उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद हम दोबारा उस बॉडी में डालते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया होगा आपको एक्स वीवो क्या होता है, इन वीवो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जीन मॉडिफाइड ऑगमेंटेड स्टेम सेल्स है, ठीक है, ये सब है, सोल्यूबल पार्टिकुलेट इमल्शन एनोबेस इंटरवेंशन है, डीएनए वैक्सीन है। ठीक है, अभी क्या है, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स के अकॉर्डिंग जो जीन थेरेपी प्रोडक्ट हैं वो किसके अंडर फॉलो होते हैं, न्यू ड्रग के अकॉर्डिंग, और उसको कंसीडर किया जाएगा न्यू ड्रग। अब जीन थेरेपी का मतलब समझ लेते तो ये ऑलरेडी बता दूंगी, इसका प्रोसेस क्या होता है कि हम कोई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जीन में या कोई रिमूव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल में, जिसका गोल हमारा यही है कि ताकि हम जो पर्टिकुलर डिजीज़ है उसे ट्रीट कर सकें, और जो अपना हमारा लॉन्ग टर्म का जो गोल है उनको सोल्यूशन, मतलब कि जो क्योर है, उस बीमारी का क्योर है, उसे हम अचीव कर सकें। ठीक है, देखो दो तरह से होते हैं, एक जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है, एक सोमेटिक सेल जीन थेरेपी होती है। देखो गाइस, जर्म लाइन और सोमेटिक में क्या होता है, सोमेटिक सेल्स होते हैं, जीन जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स क्या होते हैं, ये मेनली क्या होते हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ जुड़े हुए होते हैं, जबकि सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, जो आपकी अलग, मतलब रिप्रोडक्टिव के अलावा आपकी पूरी बॉडी में होते हैं, उन्हें हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जो जर्म सेल्स होते हैं वही मेनली क्या होते हैं, वो आप मतलब कि आपके मम्मी पापा से आप में क्या करते हैं, मेनली डिजीज़ को पास आउट करते हैं, जबकि सोमेटिक सेल्स से क्या होता है, एज सच कोई भी डिजीज़ पास नहीं होती। ठीक है, अब जर्म लाइन जीन थेरेपी हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जीन मॉडिफाइड सेल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जर्म लाइन में, जो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है वर्टिकली अक्रॉस द जनरेशन, मतलब कि हर जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है ये हमारे इंडिया में प्रोहिबिट है, क्योंकि एथिकल और सोशल कंसिडरेशन को रखते हुए। सोमेटिक सेल जीन थेरेपी में क्या होता है, ये मेनली टारगेटेड सेल्स, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स, हम क्या करेंगे, ये लोगों के ऑर्गन, टिश्यू या टारगेटेड सेल पे इफेक्ट करती है, और ये जनरेशन थ्रू पास नहीं होती, और ये इंडिया में लीगल है। इसमें हम क्या करते हैं, जीनोम मॉडिफिकेशन करते हैं एज पर द क्रिस्पर रिलेटेड और अदर टेक्नोलॉजी। इसमें दो है टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बता दिया, एक्स वीवो, इन वीवो। एक्स वीवो में हम क्या करते हैं, जो आउटसाइड द बॉडी को जो जीन्स हैं उन्हें मॉडिफाई करते हैं, करेक्ट करते हैं। ठीक है, इन वीवो में हम क्या करते हैं, जो जीन्स होते हैं जो भी हमारे इंटरेस्ट के भी, हाँ ये टारगेटेड सेल्स हैं, उन्हें जैसे लीवर, पैंक्रियास, मसल, हार्ट, उन्हें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, अंदर ही क्या करते हैं, उन्हें जीन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, क्योंकि जो जीन थेरेपी की मतलब कि मिसयूज़ ना कोई करे, इसलिए क्या ये गाइडलाइंस देना बहुत ज़रूरी था, ड्यू टू द कम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन डिजीज एंड नीड फॉर द एथिकल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ जीन थेरेपीज, गाइडलाइंस बिकम नेसेसरी। अभी का जो 70 मिलियन इंडियंस हैं जो कहीं ना कहीं जो इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज़ की वजह से क्या सफ़र करते हैं, इसके अंदर कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो अभी गाइडलाइंस क्या दिए हैं, देखो गाइडलाइंस ये करिए, ये गाइडलाइंस हर एक स्टेक होल्डर्स पे अप्लाई होगा, जो भी जीन थेरेपी के फील्ड में काम करे, जैसे कोई चाहे वो रिसर्चर हो, चाहे वो क्लिनिशियन हो, क्या चाहे वो रेगुलेटरी कमेटी में अंदर आता हो, इंडस्ट्री हो या पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स हो। जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब कि ह्यूमन में इन्वॉल्व क्या है, जैसे उनको क्या करना पड़ेगा, उन्हें ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन सेफ्टी और ह्यूमन डिग्निटी को सेफ गार्ड करना होगा। कुछ प्रिंसिपल जैसे प्रिंसिपल एसेंशियलिटी, वॉलंटरीनेस, नॉन एक्सप्लॉयटेशन, रिस्क मैनेजमेंट, इनको फॉलो करना चाहिए। मतलब आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, पहली बात तो यही है।
मैकेनिज्म क्या है रिव्यू और ओवरसाइट का, हम क्या करेंगे, एक जीन थेरेपी एडवाइजर एंड इवोल्यूशन कमेटी एस्टेब्लिश करेंगे जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। इसके अंदर क्या कुछ एक्सपर्ट्स होंगे बायोमेडिकल रिसर्च और गवर्नमेंट एजेंसी के और अदर स्टेक होल्डर्स क्या करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड एंटिटीज़ जो भी जीटीपी के अंडर इंडल्ज हैं उन्हें क्या करना होगा, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी को अपने इंस्टीट्यूशन में करने का एस्टेब्लिश करना होगा। जो भी रिसर्चर्स इसमें इन्वॉल्व हैं जीन थेरेपी प्रोडक्ट में उन्हें क्या करना होगा, पहले अप्रूवल लेना होगा कहाँ से, इंस्टीट्यूशन बायोसेफ्टी कमेटी से और एक एथिक्स कमेटी से। जो बायोलॉजिकल मटेरियल है ह्यूमंस का वो आप परचेज तभी कर सकते हो एथनिक अगर एथिक कमेटी आपको मतलब परमिशन दे दे। जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे उनको भी आपको एक रूल फॉलो करना होगा एज पर क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया। ये ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड होगा जहाँ पे जो भी आप क्लिनिकल ट्रायल्स ले रहे हो उसकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, ठीक है। अब वेरियस स्टेक होल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली बात तो यही है, जो भी इन्वेस्टिगेटर अगर बायोलॉजिकल मटेरियल को ट्रीट कर रहा है उसको रिस्पेक्ट करना होगा और अच्छे से केयर करनी होगी, उसका मिसयूज़ नहीं करना है पहली बात। और जो भी आप जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स का स्टोरेज कर रहे हो, डिस्पोजल कर रहे हो, वो एज़ पर आपको रेगुलेशन और गाइडलाइंस करना होगा ऑन बायोसेफ्टी ऑफ रिकम्बाइनेंट डीएनए रिसर्च एंड बायो कंटेमिनेंट 2017। कोई भी जीन थेरेपी प्रोडक्ट अगर वो फॉरेन ओरिजिन का या फिर मॉडिफाइड वेरिएंट्स का है वो हमारे पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली, अगर आपको ह्यूमन ट्रायल में आप यूज़ नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेटर को शुड डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी ऑफ पेशेंट। जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो भी जीन थेरेपी प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, उसे जो पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी ऑटोनॉमी को भी रिस्पेक्ट करनी होगी। अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस क्या है, इसके इंक्लूड क्या होगा, पर्सनल ट्रेनिंग होगी और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस का एस्टेब्लिशमेंट होगा। जो भी वेस्ट मटेरियल्स या फिर जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जीटीपी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, उसको आप सिक्योरली डिकंटामिनेट करोगे और ट्रांसपोर्ट करोगे एज पर द एप्रोप्रिएट बायोहजार्ड डिस्पोजल प्रोटोकॉल। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं गाइज, ये स्टैटिक पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो जीन क्या होता है, जीन आपको पता ही होगा, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और आरएनए। कुछ जीन्स होते हैं सच एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक प्रोडक्ट्स लाइक आरएनए और प्रोटीन्स। जीनोम क्या होता है भाई, ये एंटायर डीएनए होता है, ये सीक्वेंस ऑफ जीन्स होते हैं सेल में। सिंपली पुट द जीनोम डिवाइड होता है क्रोमोसोम से और क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स मेड अप ऑफ डीएनए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हर एक जीनोम में मैंने आपको ये भी बताया कि हर एक ह्यूमन में 3.2 बिलियन डीएनए बेस पेयर होते हैं। जर्म लाइन भी होता है। देखो जर्म लाइन क्या होता है, मेनली वो फीचर्स जो आपको इनहेरिडिटली क्या होते हैं, पास होते हैं मम्मी पापा से, ठीक है। तो वही होता है इनहेरिडिटली जेनेटिक मटीरियल दैट कम्स फ्रॉम द एग और स्पर्म एंड इज पास टू द ऑफस्प्रिंग। जीनोम मैपिंग या सीक्वेंस क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि आप क्या करो, एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर को क्या करें, इंडिविजुअल के बना रहे हो। मतलब कि आप डिट्टो, जैसे अगर आपकी मम्मी या आपके पापा डिट्टो आप सेम वैसे दिख रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आप एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर को बना रहे हो, ठीक है। The way these base pairs are arranged of variation with mutation in their pattern can provide clues about the individual health or ill feature। देखो एक जीनोटाइप होता है, फिनोटाइप। देखो जीनोटाइप में मेनली क्या होता है कि आपकी कुछ फीचर्स होते हैं, इंटरनल फीचर जो आपके अपने मम्मी पापा से मिलते हैं। और फिनोटाइप में क्या होता है, जैसे आपकी शक्ल मिल रही है या किसी की नाक मिल रहा है वैसे हो, तो फिनोटाइप मतलब कि आप देखने में एक जैसे लग रहे हो। जीनोटाइप में होता है कुछ आपकी नेचर्स होती हैं कि हाँ यार मेरी नेचर ऐसी है, वो मम्मी पापा गई है या पापा पे गई है, तो ये सब क्या होता है, ये जीनोटाइप में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पैटर्न ऑफ जीन्स होते हैं इन एन ऑर्गेनिज्म डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। जो ट्रेट क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होती है कि आपकी जो सर्टेन करेक्टरिस्टिक है मम्मी की वो आप बच्चों में आ गई, या पापा की वो सर्टेन करेक्टरिस्टिक वो आगे, तो इसे जीनोटाइप बोलते हैं। मतलब कि आप एक जैसे मतलब कि करेक्टरिस्टिक के हो। फिनोटाइप में कहते हैं इसमें मेनली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिज्म की वो एक जैसी मिलती है, जैसे आपकी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस, डेवलपमेंट या बिहेवियर, ठीक है। क्रिस्पर क्या है मैंने आपको बता दिया, टेक्नोलॉजी है। क्लस्टर रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोपिक रिपीट। देखो ये डीएनए टारगेटिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम है विच कंसिस्ट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल और गाइड डिजाइन टू बाइंड द स्पेसिफिक डीएनए बेस टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। इसमें क्या कहते हैं, जो हमारे स्पेसिफिक जो डीएनए बेस हैं हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयरिंग है उससे कुछ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्रिस्पर एसोसिएटेड न्यूक्लियस, ये जो Cas9 है ये भी एक न्यूक्लियस पार्ट है दैट कट्स द डीएनए। लुलू एंड नाना ये वर्ल्ड के फर्स्ट जीन एडिटेड ह्यूमन बेबीज हैं जिसको क्रिस्पर जीन एडिटिंग के थ्रू हमने प्रोड्यूस किया। तो गाइस आपको पता होना चाहिए लुलू और नाना किससे रिलेटेड है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड के फर्स्ट जीन एडिटेड ह्यूमन बेबीज हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, देखो गाइस सोमैटिक सेल्स, जर्म सेल्स मैंने आपको पहले बता दिया। जर्म सेल्स मेनली आपके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में होते हैं, जैसे ओवरीज इन फीमेल्स और टेस्टिस इन मेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, जिनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, ये आपके बॉडी सेल्स होते हैं। जैसे इसमें मेनली क्या होता है, स्किन सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स या मैनी मोड। जैसे आपकी ग्रोथ होती है, जैसे आपकी हाथ बड़े हो रहे हैं, ठीक है, टांगे बड़ी हो रही हैं, तो वो क्या है, वो सोमैटिक सेल्स हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है तो वो क्या है, वो जर्म सेल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टेम सेल्स में क्या होते हैं, ये कुछ स्पेशल ह्यूमन सेल्स होते हैं दैट हैव द एबिलिटी टू डेवलप इनटू मैनी
डिफरेंट सेल टाइप, जैसे फ्रॉम मसल सेल्स टू ब्रेन सेल। देखो रेट्रोवायरस क्या होता है, ये फैमिली वायरसेस होती है विद आरएनए, इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वो आरएनए होता है, दैट कैन इंटीग्रेट देयर जीनोम इनटू द डीएनए ऑफ होस्ट सेल। देखो ट्रांसजीन का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं किसी के जीन में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, इट इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द जीनोम और द अदर ऑर्गेनिज्म। अब पहले तो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग फैसिलिटी क्या है, रिसेंटली ना गवर्नमेंट ने इनोग्रेट किया है नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग फैसिलिटी, कहाँ पे, सीसीएमबी में, दैट इज द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, कहाँ पे, हैदराबाद में। अब जो इस टेक्नोलॉजी की है ये डिफरेंट है फ्रॉम द सेंजर मेथड, ठीक है। इन दैट दे प्रोवाइड मैसिवली पैरेलल, कुछ ये पैरेलल एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड कर लेगी, एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट पुट मल्टीपल सैंपल्स एट मच रिड्यूस कॉस्ट। इसमें आप क्या कर सकते हो, द एनएसजी वुड हेल्प प्री नेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग, मतलब कि अभी बच्चा पैदा होने से पहले कि आप उसकी जीन्स को क्या स्क्रीन कर सकते हो, काउंसल कर सकते हो, ताकि अगर कोई भी डिजीज़ अगर उस बच्चे को होने वाली है आप उसको पहले डायग्नोज कर सकते हो और उसको आप ट्रीट भी कर सकते हो, ठीक है। रिक्रिएटेड ई कोली, देखो ई कोली है कि देखो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ने अभी क्या किया, वर्ल्ड का फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया जो फुली सिंथेटिक और रेडिकली अल्टरमेट डीएनए को अल्टर करके बाय रिप्लेसिंग जो ई कोली जो बैक्टीरिया है उसके जीन्स को रिप्लेस करके, ठीक है, लैब में ही किया है। ई कोली के स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है विच इज नॉर्मली फाउंड इन, जो मेनली सॉइल में पाया जाता है, एंड ह्यूमन गट, एंड इट सर्वाइव्स ऑन अ स्मॉलर सेट ऑफ द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो गाइस आपको ये पता चल रही होगा ई कोली किससे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव। अभी क्या डीबीटी ने, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। देखो मानव प्रोजेक्ट का एम क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो ये एक इंटरेक्टिव एटलस होगा, इसमें हम क्या करेंगे, डाटा को सिंथेसाइज करेंगे, कंपाइल करेंगे मोलिकुलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे और ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, फिर हम क्या करेंगे उसको रिसर्च करेंगे फ्रॉम साइंटिफिक लिटरेचर एंड पब्लिक डाटाबेस। पहली बार ऐसा है कि इंडियन साइंटिस्ट ने मैप किया है हर एक सिंगल टिश्यू को ह्यूमन बॉडी के, ताकि हम अच्छे से जानकारी ले सकें टिश्यूज़ और सेल्स का क्या रोल है वेरियस डिजीज़, किस तरह से, मतलब कि डिजीज़ में टिश्यूज़ और सेल्स का क्या कैसे लिंक्ड अप हैं, तो हम उनके स्टडी कर सकें, ठीक है। जो इसमें जो इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन से, पहले बात तो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है, दूसरा क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि पुणे का है। इसके अलावा जो परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है वो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है, साथ में डीबीटी भी इसको फंड कर रहा है। प्रोजेक्ट को वो स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं जो अपने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में या फिर उसके अबव, इवन जो पार्टिसिपेंट जो साइंस बैकग्राउंड में है वो नॉट नेसेसरी, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो साइंस बैकग्राउंड के, लेकिन वो एक्टिवली साइंटिफिक रिसर्च में नहीं आया तो वो भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। अब इससे हम किस तरह हेल्पफुल रहेगा, जो मानव ये एटलस करें हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल रहेगा। पहली बात तो ये है कि हम ड्रग डिस्कवर कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमें ये स्टडी पता चल जाए कि किस तरह से सेल और टिश्यूज़ का रोल है डिजीज़ में, तो हम ड्रग अच्छे से जो अपनी मेडिसिन हैं उन्हें अच्छे से डिस्कवर कर सकते हैं। पर्सनलाइज मेडिसिन को भी हम कस्टमाइज हिसाब से मेडिसिन बना सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी एंड द फ्यूचर रिसर्च, ऑफकोर्स हम स्टूडेंट को इसमें एनकरेज करेंगे कि आप आओ इसको, ठीक है। इससे क्या होएगा, हम जो ह्यूमन को फिजियोलॉजी 2 स्टेजेस में हम पढ़ सकते हैं, एक नॉर्मल स्टेज में और जब डिजीज स्टेज में, सच अ डाटाबेस ऑन इंडिविजुअल टिश्यूज़। इससे क्या आएगा, हमें पता चल जाएगा कि डिजीज़ का एक्चुअली कोज क्या है या कौन सा जो इंडिविजुअल टिश्यू है वो उस बीमारी का स्पेशली क्या जड़ है, और हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे स्पेसिफिक पाथवेज, ठीक है। तो यही है इसमें मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव में। देखो गाइस इसी के साथ एक रिलेटेड न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिजीज। देखो गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है उम्मीद इनिशिएटिव। इसका एम यही है कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उसको हम उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकें एमंग क्लिनिशियंस, ठीक है, या फिर जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स हैं उनमें, ताकि हम क्या कर सकें पहले ही इनको डायग्नोज कर सकें। ये सपोर्ट कौन क्या कर रहा है, उम्मीद इनिशिएटिव, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से सपोर्ट कर रहा है। 3 कंपोनेंट्स है उम्मीद इनिशिएटिव का। हम पहले नायदान को एस्टेब्लिश करेंगे, दैट इज द नेशनल इनहेरिटेड डिजीजेस एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र को, जो क्या करेंगे डायग्नोज करेंगे, प्रीनेटल टेस्टिंग करेंगे, ताकि हम क्या कर सके पहले ही जो डिजीज़ है उसे मैनेज कर सके, ट्रीट कर सके। ये स्किल्ड क्लिनिशियंस प्रोड्यूस करेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स में, और ये करेंगे जो प्रेग्नेंट वुमेन या जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनको, उनके जो इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज़ हैं उन्हें स्क्रीन करेंगे ताकि हम उनसे पहले क्योर कर सकें, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया हो। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो करंट से रिलेटेड नहीं तो ये नॉर्मली जो स्टैटिक पार्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी क्लियरेंस दे दिया है जीन मैपिंग प्रोजेक्ट, जिसे हम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, जिसकी जो कीमत है वो 238 करोड़ है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में देख लें तो ये प्रोजेक्ट क्लियर किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। अभी क्या बजट में इस प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंस भी किया था कि इसमें क्या करेंगे,
नेशनल लेवल पे हम साइंस स्कीम्स को इनिशिएट करेंगे, 2 नेशनल स्कीम्स को हम स्टार्ट करेंगे, ताकि हम जो इंडिया के जो जीन्स हैं, इंडिया के लोगों के जो जीन्स हैं स्पेशली उन्हें मैप कर सकें। ठीक है, इसमें जो है 20 इंस्टीट्यूशंस, जो इंडिया की 20 इंस्टीट्यूशंस इसमें इंक्लूड है, जैसे IISc बेंगलोर और साथ में कुछ IITs भी। जो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च है, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है IISc बेंगलोर का, वो इसका नोडल पॉइंट होगा। हम क्या करेंगे, इसमें जो इंडिया के 1000 पर्सन्स हैं उनका सैंपल लेंगे, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। इसके अंदर क्या आएगा, जो CSI है, दैट इज द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो क्या करेगा, लास्ट ईयर उसने 6 मंथ एक्सरसाइज भी करी थी इसके ऊपर, ठीक है, जिसमें इसने 1008 इंडियंस को मतलब कि जीनोम सैंपल लिया था अंडर द इंडिजीन प्रोग्राम। अब इस प्रोजेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, देखो अभी जो हमारे पास जीन्स हैं, जो ह्यूमन के जीन्स अवेलेबल हैं, वो इंडिया के नहीं है, या तो वो कोकेशियन कंट्रीज़ के या फिर जो अर्बन मिडिल क्लास सैंपल्स हैं उनके हैं, ठीक है, इंडिया के नहीं हैं, जिस वजह से क्या है, हम सभी ह्यूमंस की मतलब कि सेम स्टडी नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट से हमें क्या करेंगे, इंडिया अपनी जो इंडिजीनियस कैपेसिटी है उसे जनरेट कर सकता है, मेंटेन करेगा, एनालाइज करेगा, और हम जो हमारे पास जो लार्ज स्केल जीनोम डाटा है उसे कम्युनिकेट कर सकेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि डिजीज़ की क्या नेचर है, किस टाइप की हैं, और किस तरह से जो ट्रेड्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इंडियन पॉपुलेशन में मतलब कि आई मीन अंदर हैं, एंड विल हेल्प टू डेवलप प्रिसीजन मेडिसिन। उसी के हिसाब से हम जो मेडिसिन है उसको डेवलप करेंगे। ये क्या करेगा, हमारी इंप्रूव करेगा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन बोथ फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड द सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रेडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इससे क्या होगा, जो भी प्रोजेक्ट का आउटकम होगा, इससे हम क्या करेंगे, कोई भी जो डिजीज़ है उसको हम फास्टर और एफिशिएंट वे में डायग्नोस कर सकते हैं, जो कि मेनली जो रेयर जेनेटिक डिजीज हो। सो गाइस, आप ये लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, GM क्रॉप्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा।